हेलो बच्चा डॉक्टर। सांसों की ज़रूरत है जैसे रेस्पिरेशन के लिए एक लेक्चर चाहिए अब रिवीजन के लिए। तो चलिए आज हम आपको एक रेस्पिरेशन का प्यारा सा लेक्चर यहाँ पर बताते हैं। रेस्पिरेशन के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन जो है इट इज़ नॉट ओनली द प्रोसेस वेयर वी टेक ब्रीथ। रेस्पिरेशन जो है ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड होते हैं या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो रेस्पिरेशन में होती है। एंड दिस प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इन द सेल, सो इट इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है ये हमारी सेल में होता है, इसलिए इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में बेसिकली यहाँ पर हम आपको बताते हैं टाइप्स और यहाँ पर बताते हैं हम आपको सबस्ट्रेट। नॉर्मली जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसको ऑक्सीडाइज किया जाता है वो दो तरह का होता है। सबस्ट्रेट के फॉर्म में अगर हम देखें तो पहला होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक सबस्ट्रेट, एंड सेकेंड होता है फ्लोटिंग। प्रोटोप्लाज्मिक क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक मीन्स होता है जो हमारा अगर देखें तो प्रोटीन अगर सबस्ट्रेट के फॉर्म में है तो ये कहलाएगा प्रोटोप्लाज्मिक। वेयरएज अगर फ्लोटिंग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात करते हैं तो हम यहां पर इंडिकेट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट्स एंड fats. Here we discuss about the types of respiration. Types of respiration में हमें पता है पहला होता है aerobic respiration and second होता है anaerobic respiration. Aerobic respiration which is takes place in the presence of oxygen, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है फर्दरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला होता है ऑब्लिगेट एनारोबिक और दूसरा होता है फैकल्टेटिव। एनारोब्स ही लिख दें, नहीं आप कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्लिगेट एनारोब्स की बात करें तो दीज आर दोज टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म दे आर टोटली सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, यानी दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सो दिस इज कॉल्ड ऑब्लिगेट एनारोब्स। But the facultative anaerobes are those type of the organism they live in the presence of the oxygen if the oxygen is absent and they behave anaerobically, so this is called facultative anaerobe. So this is two different type of the respiration which is takes place in the all organism. Now as we told you that respiration is takes place in the cell, so the cell which consists the cytoplasm where the storage food material is present. Storage food material may be carbohydrate, fat और प्रोटीन। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करें ये कुछ भी हो सकता है, बट द सिंपलेस्ट food material which participate during the process of the cellular respiration is glucose. So the breaking of the glucose is called glycolysis. This glycolysis process takes place in the
cytoplasm, and we can say this is a very simple or common type of the anaerobic respiration जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में मिलता है और ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसके यानी कि ग्लाइकोलिसिस का मीनिंग आपको पता है ना कि ग्लाइकोलिसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज का टूटना, यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अब अगर आप देखें तो ग्लूकोज को तोड़ने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं वो बेसिकली जो साइटोप्लाज्म है वहीं पर मिलते हैं, या जो हमारा साइटोसोल होता है वहीं पर मिलेंगे। हम यहाँ पर साइटोप्लाज्म की जगह साइटोसोल ज़्यादा बेहतर समझेंगे, क्योंकि अभी इसमें कोई ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में। सो द ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ग्लूकोज जो है इट इज द 6 कार्बन सुगर, so this is also 6 carbon sugar. Glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate converted into fructose 1,6-bisphosphate and fructose 1,6-bisphosphate is now converted. This is also 6 carbon, and now it break into 2 molecules of 3 carbon sugar, that is called triol sugar and known as G3P and DHAP. G3P glyceraldehyde 3-phosphate and DHAP dihydroxy acetone phosphate. This is very important triol sugar which participate in the process of the respiration or the glycolysis. Even I think आपने उसको जो है ये DHAP और G3P जो है फोटोसिंथेसिस में भी लाइट रिएक्शन में पढ़ा रखा होगा जब C3 साइकिल पढ़ा होगा। एंड G3P दिस इज कॉमनली नोन एज PGL फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, या इसको हम बोल सकते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यही वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो फर्दर जो प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस की उसमें पार्टिसिपेट करता है। ग्लूकोज जो है इट इज ब्रेक डाउन बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। आई थिंक ये कलर आपको विजिबल ना हो तो इसलिए हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। फॉस्फो हेक्सो रिपीट, मैं इसी कलर से लिखे दे रहा हूं, फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज and fructose 6-phosphate convert into fructose 1,6-biphosphate in the presence of phosphofructokinase. This is a very important enzyme of the glycolysis. During this process, how the glucose is converted into glucose 6-phosphate? By breaking of one molecule of ATP into ADP plus inorganic phosphate। यानी फर्स्ट स्टेप में ही आपका एक ATP जो है लॉस हो गया, इसको कहते हैं सर मुड़ाते ओले पड़े। लेकिन ये ओले जो है नीचे अभी बहुत सारा ATP दे के जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से अगर आगे प्रोसेस देखें तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर एक बार और
ओले पड़ गए और ये फिर से एडीपी कन्वर्ट हो गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब साहब 2 एटीपी का नुकसान बनेगा कितना, ये अभी अपन को देखना है। यहां पर एक चीज और हम आपको बता दें, क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, लेकिन फिर भी अपन को पढ़ना है। यहाँ जो मैग्नीशियम आयन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट को फैक्टर की तरह यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर जो है आपका एल्डोलेज एंजाइम आ जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें ये एल्डोलेज एंजाइम है। और अब शुरू होता है मेन जो पार्ट है ग्लाइकोलिसिस का, जो यहां से यहां तक ये कन्वर्जन होता है। ये DHAP जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू G3P एंड फर्दर इन दिस प्रोसेस द G3P इज पार्टिसिपेटेड। लुक हियर, द एंजाइम व्हिच इज पार्टिसिपेट इज कॉल्ड ट्राइयूज फॉस्फेट आइसोमरेज। This is the name of enzyme. Now G3P is changed into by receiving of या by getting of S3PO4 for phosphoric acid. It formed 1,3-diphospho glyceraldehyde, and this 1,3-diphosphoglyceraldehyde converted into 1,3-diphospoglyceric एसिड। और यहां पर अगर आप देखें तो ये जो है इस स्टेप में NADH प्लस H+ का फॉर्मेशन होता है, यानी ये NAD जो है वो रेड्यूस होके ये बना देता है NADH प्लस H+। ओके, यहाँ अगर ये देखें कि ये जो कन्वर्जन है और ये स्टेप है, नॉर्मली ये स्टेप जो है आपकी बुक में शायद नहीं है, आई थिंक एनसीईआरटी में डायरेक्टली फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन है। लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ जो एंजाइम होता है वो डिहाइड्रोजनेज होता है नॉर्मली। PGL डिहाइड्रोजनेज इसको कह सकते हैं, है ना, या ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज कह सकते हैं, जिससे ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है अब कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब यहां पर एक फॉस्फेट कहां गया था, अब जो ऊपर नुकसान होके आया था, अब वो नुकसान की भरपाई शुरू होती है कहां से, ADP साहब होते हैं जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करके अब यहां पर ये ATP का प्रोडक्शन करते हैं। यहां दिस इज यहां जो ATP का जो प्रोडक्शन हो रहा है दिस इज SLP, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये अब कन्वर्ट होता है जाके 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। मैं यहाँ पर 2-PGA लिख सकता हूँ शॉर्ट में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझ में आ जाएगा। PGA का मतलब ही फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। अब ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है नाउ, अब यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस को यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2-PGA जो है now converted into phosphoenol pyruvate, and this phosphoenol pyruvate यहां पर इनोलेज एंजाइम होता है, जिसको हम यहां पर जो है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बनाने में यूज करते हैं। और फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जो है अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू द पाइरूविक एसिड। ये पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, जिसको हम कहते हैं PEP काइनेज एंजाइम।
पीपी का मतलब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, तो इसको अपन इस तरह से समझेंगे। अब इसमें से फॉस्फेट गायब हो गया साहब फिर से। अब ये फॉस्फेट साहब कहाँ गए? ये फॉस्फेट साहब जो है फिर से यहाँ पर एटीपी बनाने में यूज हो जाते हैं, और ये बन गया अपना एक और एटीपी। और यहाँ पर जो है ये एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ पर फिर वही बात आती है कि जो मैग्नीशियम आयन हमने वहां पर बताया था, ये मैग्नीशियम आयन जो है यहाँ पर भी पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ पर भी पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि एटीपी के बनाने और तोड़ने में जो है वो हमें मैग्नीशियम आयन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये 6 कार्बन कंपाउंड मैंने यहाँ तक बताया। अब ये जो है आप देखेंगे ये 3 कार्बन कंपाउंड है। D3P इज ए 3 कार्बन कंपाउंड एंड नाउ दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड। अब 3 कार्बन के 2 बने हैं। अब ये प्रोसेस 2 बार होगी, यानी G3P अपना एक प्रोडक्शन करेगा पायरुविक एसिड का, एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है चेंज होकर G3P के साथ फिर एक PGA जो है एक पायरुविक एसिड वो बनाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। यहाँ पर हम अगर देखें तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है ये हमें 2 मोल्स देता है। ये हमें 2 मोल्स देगा, यहां पर हमें 2 मोल्स देगा, यहां पर हमें 2 मोल्स मिलेंगे, यहां पर हमें 2 मोल्स मिलेंगे। ये प्रोसेस वही है, यहां पर हम लिख सकते हैं 2 मोल्स। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर 2 मोल्स हमें मिल जाएंगे। सिमिलरली यहां 2 मोल्स हमें मिलेंगे, और ये पायरुविक एसिड हमें 2 मोल्स जो है यहां मिल जाएगा। ये 3 कार्बन कंपाउंड। तो 3 कार्बन कंपाउंड के हमें 2 मोल्स मिले हैं। लेकिन भाई साहब एक चीज हमें बताइएगा कि हमने ये सारे के सारे 2-2 मोल्स बना दिए, लेकिन हमने एटीपी तो अपना एक ही छोड़ा है। तो यहाँ पर हमारा एटीपी के साथ NADH जो फर्स्ट प्रोसेस है वो 2 हो जाएगा, एटीपी हमारे पास 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 एटीपी ये हो जाएंगे। ये प्रोसेस यानी ये एटीपी भी जो है SLP है, यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में ये बनते हैं। तो टोटल अगर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की बात करें, SLP की बात करें, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस 4 ATP आर फॉर्म्ड, बट 2 आर यूज्ड। तो यूज हो गए तो बचा कितना? 2। हमारे पास अगर टोटल एटीपी की बात करें, टोटल एटीपी डायरेक्टली अगर उसमें देखें ग्लाइकोलिसिस में तो 4 एटीपी बनता है प्लस 2 NADH प्लस H प्लस बनेगा। नेट क्या हो जाएगा? नेट एटीपी अपना हो जाएगा 2 ATP जो हमारा लॉस हुआ है माइनस 4 ATP, तो कितना बचा? इन इज इक्वल टू 2 ATP। 2 ATP एंड 2 NADH प्लस H प्लस। ओके, ये हमारा जो है ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है। अब ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट करता क्या है प्यारे मोहन? देखिएगा, हम आपको आगे बताते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे फर्दरली आगे डिवाइड की जाती है एरोबिक और एनारोबिक के साथ। बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप जुड़े रहिएगा, आपको पूरा का पूरा रेस्पिरेशन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, पायरुविक एसिड जो हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिले थे, काहे के? पायरुविक एसिड के। अब ये साइटोप्लाज्म में फंसे हुए हैं। साइटोप्लाज्म में है यानी कॉमन एक सेल फ्लूइड में है। तो इसके बाद अगर मान के चलिएगा इनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर हो जाता है तो ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां पर हम आपको बता दें माइटोकॉन्ड्रिया, या हम एक चीज यहां पर बता दें कि बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हम अगर कर लें तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं है भाई सब माइटोकॉन्ड्रिया, तमाम सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो करते हैं
यहां पर एनारोबिक फॉस्फोरिलेशन, जिसको कहते हैं फर्मेंटेशन। अब समझ लीजिए फर्मेंटेशन बहुत सिंपली, बहुत जल्दी हम आपको बता दें। फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो पायरुविक एसिड हमें मिलता है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में, ये पायरुविक एसिड चला जाता है साहब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की प्रोसेस में, जहां पर ये पायरुविक एसिड चेंज हो जाता है एसीटैल्डिहाइड। अब साहब यहां देखिएगा, एसीटैल्डिहाइड जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है, आपने पढ़ा होगा CH3CHO। और पायरुविक एसिड का जो फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा होगा CH3COCOOH। अब देखिएगा यहां 3 कार्बन कंपाउंड, यहां पर 2 कार्बन कंपाउंड, तो साहब 1 कार्बन डाइऑक्साइड अपने जो है वो देवलोक गमन में चले जाएंगे, यानी ये हमारे बाहर निकल गए। कैसे? यहां पर पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और यहां पर एक चीज और हम आपको बता दें, यहां पर TPP और यहां पर मैग्नीज और यूज होता है। ये जो है आपका एसीटैल्डिहाइड्स बनाएगा और फिर ये सी। अब यहां पर देखिएगा ये इसकी पहली रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन में जो एसीटैल्डिहाइड है, यानी ये हमारा CH3CHO साहब थे, इन्हें अब पकड़ लिया NADH ने, क्योंकि NADH का जो आपके एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है उनमें कोई ऑक्सीडेशन तो होता नहीं है, तो इसलिए बेचारे ये मजबूरन चले जाते हैं एसीटैल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल बनाने। ये बना लेते हैं एथिल एल्कोहल और अपने NAD जो है फिर से ऑक्सीडाइज हो गए हैं। और ये प्रोसेस होती है इथेनॉल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रोसेस, यानी यहां पर CH3CHO इज कन्वर्टेड इनटू C2H5OH। काउंट कर लीजिए भाई साहब, कार्बन 1 और 2, कार्बन 2, हाइड्रोजन 3 और 1 4, 3 and 4, यहाँ पर CH3CHO, हाँ यहाँ पर 3 4 होगा, यहाँ पर 6 है, तो 6 में 2 हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, तो ये हो गया 6। ओके, क्लियर है। ऑक्सीजन 1 है तो आपका ऑक्सीजन 1 है। ये आपका कंप्लीट हो गया एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड में वही पायरुविक एसिड भाई साहब जो हमारे साइटोप्लाज्म से बन के आए थे, वो पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और यहां पर हम आपको बता दें, फिर वही बात आ गई कि यहां पर जो है FMN और जिंक ये पार्टिसिपेट करते हैं और ये पायरुविक एसिड को ये कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। ये कोएंजाइम है, आपने पढ़ा होगा फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है ना, जो आपने रेस्पिरेशन में अभी आगे हम आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये जिंक और FMN जो है दोनों पार्टिसिपेट करके क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड।
वही आप देखिएगा पायरुविक एसिड का जो फॉर्मूला है CH3COC OOH, और यहां पर जो है ये बनाता है C3H6 एंड O3। देखिएगा O अपना 1 2 3 3 O हो गए, बिल्कुल सही है साहब। अब यहाँ पर 1 2 3 3 कार्बन है, क्लियर। हाइड्रोजन जो है 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। तो साहब अभी आपने NADH को कहाँ छोड़ दिया बेचारे को, तो यहाँ पर आप प्लस कर दीजिएगा NADH प्लस H प्लस, क्योंकि ये डिहाइड्रोजनेशन किसका होता है, NADH प्लस H प्लस का होता है, और ये हमारे NAD जो है फिर से ऑक्सीडाइज हो। ये हमारा फर्मेंटेशन की प्रोसेस है जो एनारोबिकली जो है ऑर्गेनिज्म में मिलती है। क्लियर? आई थिंक आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा कि फर्मेंटेशन क्या है। अब हम बात करते हैं जो हमारा आगे प्रोसेस में होता है, आगे माने जो एनारोबिक के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, यानी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक्टिवेट होती है। वो क्या करती है, वहां माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुविक एसिड एंटर हो गया। पायरुविक एसिड enters into the mitochondria and it convert into acetyl coenzyme A. This process is called लिंक रिएक्शन। इसी प्रोसेस को कहते हैं भाई साहब लिंक रिएक्शन। क्लियर? अच्छा, पायरुविक एसिड जो है एसिटिल कोएंजाइम ए में जब कन्वर्ट होता है तो वहां पर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगा भाई साहब, और इसके अलावा कोएंजाइम भी इसमें ऐड होगा, कोएंजाइम ए। और इस प्रोसेस में हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास बनने को बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक NADH प्लस H प्लस बनेगा। ये किससे बनेगा, NAD से। एक माने हमने पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल लिया इसलिए एक बोला, अदरवाइज 2 मोल्स हैं। अगर हम 2 मोल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारे पास 2 ही बनेंगे। ये एसिटिल कोएंजाइम ए हमारे पास 2 मोल्स बनेंगे। अच्छा, अब ये 2 मोल्स बनेंगे, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन एसिटिल कोएंजाइम में भाई साहब ये हैं भी भाई साहब 2 कार्बन कंपाउंड, तो इसमें से एक CO2 भी निकल जाएगा। तो ये हमारा एसिटिल कोएंजाइम है। अभी तो हमने क्या लिया था, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में 3 तरह के होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अभी हम आपको बता रहे थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, बल्कि हम यहाँ पर लिख दें, ये हम प्रोसेस बता रहे थे आपको कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, हम प्रोटीन को अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लेते हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें फैट को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लेते हैं, तो देखो समझ लो यहाँ पर कितनी इंटरेस्टिंग प्रोसेस होने वाली है। फैट का जो ऑक्सीडेशन होता है उसको अपन बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। समझना, बिल्कुल बहुत सिंपल चीज है बीटा ऑक्सीडेशन। अब इस बीटा ऑक्सीडेशन में फैट जो है वो चेंज होता है एसीटो, सॉरी यहां पर चेंज होगा, या सही है, एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल लिख दिया, सॉरी एसिटिल कोएंजाइम ए एंड एसिटिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए। हियर द प्रोटीन इज ब्रेक डाउन। यहां पर अगर आप देखें तो प्रोटीन में जो ब्रेक डाउन होता है इसको बोलते हैं डीएमिनेशन।
यानी एमिनो एसिड का टूटना। अब ये एमिनो एसिड जो है बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये बना दिया एमिनो एसिड। अब ये एमिनो एसिड से अगर एलानिन बनता है, देखिएगा प्रोटीन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इफ द एमिनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द एलानिन, अगर ये एलानिन बना लेता है तो ये एलानिन जो है डायरेक्टली क्या बनाएगा, यहां पर बनाएगा एलानिन पायरुविक एसिड, बाबू मुशाय समझे। और अगर ये एमिनो एसिड ग्लाइसिन बनाता है then it form acetylcholine. So this is the link reaction. अब आपका बचा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िएगा, है ना। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।